नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में कर्मचारी और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत। महंगाई भत्ता बढ़कर हुआ 60%, 1 जनवरी से लागू माना जाएगा। ऋषिकेश में उज्जैनी एक्सप्रेस पटरी से उतरी, योग नगरी स्टेशन पर टला बड़ा रेल हादसा। लोको पायलट की लापरवाही से हादसा होने की आशंका। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद बढ़ा वाहनों का दबाव। 2 दिन में दून पहुंचे 45,000 से ज्यादा गाड़ियां। उत्तराखंड में 17 दिन के भीतर बिजली की मांग फिर 1 करोड़ यूनिट बढ़ी। प्रदेश में संकट के आसार। हरिद्वार में स्वास्थ्य मंत्री ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। सफाई व्यवस्था पर चढ़ा पारा, सीएमएम को दी गई चेतावनी। उत्तराखंड में श्रम विभाग का औद्योगिक संगठनों को सुझाव। कारखानों में बोर्ड पर लिखे श्रमिकों के वेतन की जानकारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर ऋषिकेश से है, जहां उज्जैनी एक्सप्रेसवे की 3 बोगियां पटरी से उतर गई। घटना योग नगरी रेलवे स्टेशन के पास खांड गांव क्षेत्र में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि उज्जैनी एक्सप्रेस खाली थी और शटिंग के दौरान एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर ले जाई जा रही थी। तभी अचानक ट्रेन की बोगियां पटरी से उतर गईं। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत काम शुरू कराया गया। गनीमत रही कि ट्रेन खाली थी, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और न ही किसी के हताहत होने की सूचना है। शंटिंग किया जा रहा था, एक गाड़ी थी उज्जैनी, शंटिंग के दौरान ये घटना हुआ है। इसको सुबह कितने बजे निकलना था? सुबह इसकी टाइमिंग 6 बजे के आसपास में है सर, लगभग। शंटिंग की प्रक्रिया क्या होती है? अब वो हमसे कंसर्न नहीं है, हमारा काम सिक्योरिटी का है, हम उसके लिए यहाँ पे उपस्थित है। हमने डिप्लॉयमेंट हमें करीब 22 बजे के आसपास सूचना मिली। उसके बाद हम पूरे स्टाफ लेके यहाँ पे कौन मौजूद है? अभी रेलवे के अधिकारी आ रहे हैं। सर, हादसे के 2 घंटे हो गए, कब तक आएंगे वो? सर, पैसेंजर थे इसमें? नहीं, पैसेंजर गाड़ी नहीं है ना, ये खाली गाड़ी थी, शंटिंग हो रही थी। ठीक है, नहीं सर, लोको पायलट थे उसमें गाड़ी में, शंटिंग कर रहे थे। अभी हम लोग सूचना ले रहे हैं ना उनसे, अभी कौन थे क्या थे वो तो जान। योग नगरी रेलवे स्टेशन के पास उज्जैनी एक्सप्रेस के 2 बोगी रेलवे ट्रैक से उतर चुकी हैं। हम लोग मौजूदा रेलवे स्टेशन के नज़दीक खांड गांव पर, जहां पर 2 बोगी उज्जैनी एक्सप्रेस के यहां रेलवे ट्रैक से उतर चुकी है। हालांकि बताया जा रहा है कि सेंटिंग के दौरान ये हादसा हुआ है, इसमें कोई पैसेंजर नहीं था। हालांकि अभी तक रेलवे के जो कर्मचारी है वो यहाँ नहीं पहुंचे। आरपीएफ जरूर यहाँ पर मौजूद है, जो यहाँ पर जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको हटाने का काम कर रही है। लेकिन जो रेलवे ट्रैक पर गाड़ी पलटी हुई दिखाई दे रही है, 2 बोगी यहाँ पर भी रेलवे ट्रैक से उतर चुकी है। ये सेंटिंग के दौरान हादसा बताया जा रहा है और अभी तक रेलवे के जो कर्मचारी है वो यहाँ पर नहीं पहुंचे। ऋषिकेश से बसंत कश्यप, के न्यूज इंडिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बसंत कश्यप जुड़ चुके हैं। बसंत, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि उज्जैनी एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतरी हैं, फिलहाल इस हादसे की जानकारी क्या थी? शुरुआती जांच में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं? बिल्कुल, देखिए तन्वी, बता दूं, ये बीती रात 9:30 बजे की घटना। योगनगरी रेलवे स्टेशन के सेंटिंग यार्ड पर एक उज्जैन एक्सप्रेस जो कि वॉशिंग और सेंटिंग के लिए पहुंची थी, उसी दौरान यह हादसा हुआ है, जिसमें 3 बोगियां वो रेलवे ट्रैक से उतर गई और 2 बोगियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त थी। लेकिन गनीमत ये रही है कि उस उज्जैन एक्सप्रेस में कोई यात्री सवार नहीं था, क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग सुबह योगनगरी रेलवे स्टेशन से निकलकर अपने गंतव्य के लिए रवाना होने थे। सेंटिंग के लिए, वॉशिंग के लिए वो सेंटिंग यार्ड पर लेके गए थे, उसी दौरान यह हादसा हुआ है। इस खबर में लोको पायलट की भी बात कही जा रही है, उसकी लापरवाही की। तो क्या रेलवे प्रशासन की तरफ से इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने आया है? रेलवे डिपार्टमेंट की टेक्निकल इंजीनियर और टेक्निकल टीम वहां पर निगरानी के लिए और निरीक्षण के लिए पहुंची है, लेकिन अभी तक रेलवे विभाग के अधिकारियों द्वारा इस तरह की कोई जानकारी अभी नहीं दी गई है। अभी जांच चल रही है। उनका मानना है कि बारीकी से इसका निरीक्षण होगा, जांच होगी, उसके बाद ही कोई तथ्य सामने आएंगे। फिलहाल लोको पायलट और पायलट की इसमें लापरवाही जरूर देखी जा रही है।
ठीक है बसंत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ऋषिकेश से खबर आपको बता रहे हैं, जहां उज्जैनी एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतरी। शंटिंग के दौरान ट्रैक बदलते समय ये हादसा हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर डोईवाला से है, जहां डोईवाला विधानसभा के रानी पोखरी तांडी चौक स्थित एक होटल में परिवर्तको भवा विषय पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में सत्ता का हलवा सब में बटेगा विषय पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। गोष्ठी में वक्ताओं ने आरोप लगाया कि 25 साल पूरे कर चुके उत्तराखंड में अब तक सत्ताधारी दलों ने जनता को केवल निराश किया है और प्रदेश में आज भी बुनियादी सुविधाओं की कमी बनी हुई है। ये हलवा है, ये सत्ता का हलवा, मतलब ये कि अकेले नहीं खाना है। ये पूरे सत्ता में बैठे हुए लोगों को तो खैर मिर्ची लगेगी है, क्योंकि ये मीठा है, लेकिन उनको आज इससे बहुत मिर्ची लगेगी, है ना। क्योंकि हम ये परिवर्तक भवा का कार्यक्रम जो है भव्य रूप से करने वाले हैं और सत्ता को पलटने वाले हैं। हम सत्ता बिल्कुल ऐसी भ्रष्टाचार सत्ता हम बिल्कुल नहीं रखेंगे, चाहे हमें कुछ भी हो जाए। हम भी पहाड़ की नारी हैं, हम भी बहुत दर्द से गुजर रही हैं। परिवर्तको भवा समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की जो खामियां हैं उनको दूर करने के लिए, समाज को संगठित करके उनको बदलाव लाने के लिए ये गोष्ठी का आज आयोजन किया गया है। ये आपका कथन बिल्कुल सही है और ये आज आम आदमी की पीड़ा है कि जिस उद्देश्य के साथ ये राज्य बनाया गया था उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में हम सफल नहीं रहे हैं। और अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां अल्मोड़ा में प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने जिला योजना की बैठक ली। इस बैठक में जनपद की विकास योजनाओं, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और पर्यटन से जुड़े कामों पर समीक्षा की गई। इस बैठक में विभिन्न विकास कार्यों के लिए लगभग 75 करोड़ स्वीकृत किए गए। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। और 74 करोड़ रुपए का फिर भी आज हम पास करने वाले हैं। और बड़ी बात यह है कि जो हमारे आपदा के काम हैं, जो हमारे जिला स्तरीय काम हैं और जो हमारे क्षेत्र की डिमांड है, उन पे पूरी चर्चा करके आज उनको हम पास करने जा रहे हैं। और फिर उसके बाद मेरा द्वारहाट में कार्यक्रम है इंजीनियरिंग कॉलेज में। कल मैं पूरा रानीखेत क्षेत्र में रह रहा हूँ, चौखटिया तक भी मुझे जाना है। और मैं कह सकता हूं कि हमारे सरकार के द्वारा सभी जिलों में आजकल जिला योजना की बैठकें हो रही हैं। हल्द्वानी से है, जहां कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम ने भारतीय महिला टीम की स्टार क्रिकेटर एकता बिष्ट को स्वच्छता मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मेयर गजराज बिष्ट ने बताया कि हल्द्वानी शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने को स्वच्छता मुहिम चलाना जरूरी है, इसलिए मातृशक्ति पर फोकस करते हुए स्टार क्रिकेटर एकता बिष्ट को नगर निगम के मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया जाएगा। पिछले 15 अप्रैल से स्वच्छता अभियान हल्द्वानी नगर में चल रहा है। इस बीच हमारे अल्मोड़े की बेटी और विश्व की पहली ऐसे क्रिकेटर जिसने वर्ल्ड कप में हैट्रिक की है, ऐसे विश्वविख्यात क्रिकेटर को हमने अपने हल्द्वानी शहर की स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और वो हमारे बीच में 2 घंटे रही भी हल्द्वानी में, और युवाओं में, युवतियों में, जो बेटियां आई थी हमारे स्कूल की महिलाओं में बड़ा उत्साह उस दिन देखने को मिला। इस नाते हमने उनका सम्मान भी किया और उन्होंने इस शहर को प्रेरणा भी दी कि स्वच्छता अभियान चलाकर आप सब लोग स्वच्छ रहेंगे। तो जो हमारा टैगलाइन है, जो हमारी कि साहब स्वच्छ हल्द्वानी स्वस्थ हल्द्वानी। और अब खबर नैनीताल से है, जहां नैनीताल में ग्रीष्मकालीन प्रवास पर पहुंचे उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मां नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और गुरुद्वारे में मत्था टेका। मां नैना देवी मंदिर पहुंचने पर मंदिर प्रबंधन समिति ने राज्यपाल का माता की चुनरी और मां नैना देवी की तस्वीर भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान राज्यपाल ने मां नैना देवी के दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की तथा भगवान शिव का जलाभिषेक भी किया।
बहुत ही अत्यंत सौभाग्य का दिन है, खुशी का दिन है कि आज मुझे नैनीताल के अंदर में नैना देवी माता के दर्शन करने का मौका मिला। मैं जब भी नैना देवी मंदिर में आता हूं तो एक अलग ही ऊर्जा दिखाई देती है, एक अलग ही आशीर्वाद मिलता है और आत्मा के स्तर पर एक बहुत आनंद आता है। और गुरुद्वारा साहब में मैं खड़ा हूँ। नैनीताल साहब का गुरुद्वारा अपने आप में बहुत सुंदर है, झील के पास में है और यहाँ आकर एक वाहेगुरु का आशीर्वाद मिलता है, एक गुरु गोविंद सिंह जी की एक साहस शौर्य पराक्रम का एक भावना दिखाई मिलती है और मेरे को ऐसा लगता है कि इन दोनों स्थान पर आकर मेरी आत्मा एकदम रिचार्ज हो जाती है। आपने एक सुंदर प्रश्न किया है कि विश्व के अंदर में जो चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से किस प्रकार करना है। मुझे बहुत खुशी है कि आज का भारत अलग भारत है, नया भारत है। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर बड़ी अव्यवस्था सामने आई है। रुद्रप्रयाग जिले के सोनप्रयाग में गौरीकुंड जाने वाली शटल सेवा पूरी तरह चरमराती नजर आ रही है। हालात इतने खराब बताए जा रहे हैं कि श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ जैसे दृश्य देखने को मिले। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शटल वाहनों में बैठने के लिए यात्रियों के बीच धक्का मुक्की और अफरा तफरी मच रही। कई महिला और बुजुर्ग श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर वाहनों की छतों पर चढ़ते हुए दिखाई दिए। श्रद्धालुओं का आरोप है कि लाइन व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और पुलिस प्रशासन भीड़ नियंत्रण में नाकाम साबित हो रहा है। आप अवगत होंगे कि जब से हमारे श्री धामों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले हैं तो भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और इस बार भी श्री केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, जो कि विगत वर्षों के भांति इस बार बढ़ी हुई संख्या आ रही है। मेरे द्वारा पूरी यात्रा मार्ग का ऋषिकेश से लेके सोनप्रयाग तक का भ्रमण किया गया। फिर आज सवेरे केदारनाथ धाम का भ्रमण किया गया, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी ली गई। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए ऋषिकेश के ट्रांसिट कैंप में स्वास्थ्य कैंप लगाए गए, जिसमें जो भी तीर्थयात्री श्रद्धालु चारधाम यात्रा करने के लिए गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ दर्शन करने उत्तराखंड आ रहे हैं, उन तीर्थ श्रद्धालुओं का ऋषिकेश के ट्रांसिट कैंप में मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। हालांकि बुजुर्ग तीर्थयात्री श्रद्धालु के लिए विशेष तौर पर इस कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को स्वास्थ्य चेकअप करके यहाँ से रवाना किया जा रहा है। डॉक्टर का मानना है कि बुजुर्ग और तीर्थ श्रद्धालुओं में सांस लेने, हाई बीपी, शुगर और हार्ट जैसी समस्या सामने आती हैं, जिसके लिए उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट और पूर्ण स्वस्थ होने के पश्चात ही यात्रा के लिए रवाना किया जाता है। और मैं मेरठ से आई हूँ। मैं यहाँ पे चारधाम के लिए आई हूँ और सर मुझे सुबह से लूज मोशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी और मैंने यहाँ पर डॉक्टर सर से ट्रीटमेंट लिया और मैं सेटिस्फाई हूँ कि वन टाइम ट्रीटमेंट पर ही मुझे काफ़ी रिलीफ मिला, पर मैं टायर्डनेस फील कर रही हूँ। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा अपने पीक पर है। हम लोग मौजूद हैं ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप पर, जहां गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने के लिए जो तीर्थयात्री यहां पहुंच रहे हैं, वहां यहां पर आकर के वो मेडिकल चेकअप करा रहे हैं। किस तरह से यहां पर परीक्षण हो रहा है, स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है। यहाँ पर पूरा कैंप लगाया गया है और हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स भी हैं, जो डॉक्टर्स का पैनल है, जो यहाँ पर तीर्थ श्रद्धालु यहाँ आते हैं, वो यहाँ पर आकर के पहले अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराते हैं। उसके बाद यदि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कतें होती है तो उन्हें यहाँ से ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। कुछ डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जो यहाँ पर पेशेंट आ रहे हैं, जो तीर्थयात्री आ रहे हैं, किस तरह से आते हैं और क्या क्या इक्विपमेंट रखते हैं आप? देखिए, यहाँ पे जो पेशेंट आ रहे हैं उनमें जनरली बीपी के, शुगर के पेशेंट होते हैं, तो उनका यहाँ पे बाहरी स्क्रीनिंग हो रही है। बीपी, शुगर उनका चेक किया जा रहा है। कुछ लोग तो दवाई पहले से ले रहे होते हैं, तो वो अपनी दवाइयाँ आके हमें दिखाते हैं। हमें सही लगता है तो हम उन्हें बात बोलते हैं कि हाँ, ये दवाइयाँ ठीक हैं, आप इसको लीजिए, आपका ठीक है इससे।
उसके अलावा हम उनको सलाह देते हैं, जैसे कुछ लोग एस्थमा के भी पेशेंट आते हैं तो उन्हें हम अंडर ऑब्जर्वेशन मतलब उनको बताते हैं कि ऊपर ऊंचाई पे जा रहे हैं तो उनको आगे दिक्कत हो सकती है, और अगर उनके पास अपने इन्हेलर वगैरह उनकी जो मेडिसिन हैं तो हम उनको कहते हैं कि अपने साथ ही रखें, क्योंकि ऊपर जाके उनको परेशानी हो सकती है। किस तरह के अभी पेशेंट यहाँ पर आते हैं, जो यात्री आ रहे हैं उनमें किस तरह की बीमारियाँ? देखिए जनरली तो वही पेशेंट ही आ रहे हैं जैसे जिनको पहले से ही है बीपी, शुगर। इसके अलावा जैसे लोग लंबी यात्रा करके आ रहे हैं तो उनके पैरों में जैसे सूजन और पैरों में दर्द, या जो वापस से आ रहे हैं यात्रा करके जो वापस आ रहे हैं उनको वही थकान और ऊपर ठंड। कौन कौन सी मेडिसिन रखी है आपने? यहाँ पे हमने सभी जैसे कि पेन किलर हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, हर तरीके के बीपी की भी मेडिसिन हैं, शुगर की मेडिसिन हैं। जनरली हमारे यहाँ जो भी मेडिसिन हैं, जो भी ज़रूरी मेडिसिन है, सब कुछ है, इवन इन्हेलर तक यहाँ पे हमारे पास है यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए हम लोग मौजूद हैं ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप, स्वास्थ्य कैंप में, जहाँ पर जो तीर्थ यात्री यहाँ चारधाम यात्रा करने के लिए उत्तराखंड के प्रवेश द्वार ऋषिकेश पहुँच रहे हैं। यहाँ पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है, मेडिकल चेकअप हो रहा है। तमाम जो चेकअप हैं, जैसे बीपी है, शुगर है या फिर सांस फूलने जैसी बीमारी है, उनका यहाँ पर परीक्षण होता है। और यहाँ पर जो व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं उन्हें यात्रा के लिए रवाना कर दिया जाता है, अन्यथा उन्हें कुछ दिनों के लिए ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और उसके बाद यहाँ से यात्रा पर प्रस्थान कराते हैं। ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप से बसंत कश्यप, के न्यूज़ इंडिया। और आगे बढ़ते खबरों में, उत्तराखंड की केदार घाटी में स्थित त्रियुगी नारायण मंदिर अब आस्था केंद्र के साथ देश भर के नवयुवकों का लोकप्रिय आध्यात्मिक वेडिंग डेस्टिनेशन बन गया है। इस विषय की सराहना करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड को नैसर्गिक सुंदरता को देखते हुए राज्य को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की अपील की थी। इससे यहाँ आय और रोजगार के साधनों में बढ़ोतरी होगी। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण त्रियुगी नारायण में देखने को मिल रहा है, जहाँ अब तक 100 से ज्यादा शादियां संपन्न हो चुकी हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार से आस्था और लगाव उत्तराखंड में यदा कदा देखने को मिलता है, वह यह अपने आप में साबित करता है कि इससे उत्तराखंड की धरती पर, हमारी देवभूमि पर कई प्रकार के रोजगार के भी अवसर खुलने को तैयार रहते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने उत्तराखंड देवभूमि में वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए एक बात रखी थी, एक लोगों से अपील करी थी कि उत्तराखंड की यहाँ पर नैसर्गिक सुंदरता में अगर आप वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में इसको देखते हैं, यहाँ पर शादियाँ करते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पे आय के साधन, रोजगार के साधन में बढ़ोतरी मिलेगी। और अब खबर रामनगर से है, जहां नशा मुक्ति जन जागरण संयुक्त अभियान समिति उत्तराखंड और राष्ट्रीय शराबबंदी संयुक्त मोर्चा नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में 24 और 25 मई को देहरादून में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में देश भर से सामाजिक संगठनों, आंदोलनकारियों और नशा मुक्ति अभियानों से जुड़े प्रतिनिधि भाग लेंगे। रामनगर में आयोजित पत्रकार वार्ता में राज्य आंदोलनकारी प्रभात ध्यानी ने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य नशे के खिलाफ चल रहे अभियानों के अनुभव साझा करना और भविष्य की रणनीति तैयार करना है। राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है, वही जो माफिया तस्करों के द्वारा अवैध नशे के कारण जो धन संपदा इकट्ठी करी जा रही है, वो हमारी भारतीय लेकर के। और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति में कुछ विलंब हुआ है, लेकिन भाजपा ने सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई को रेखांकित किया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने लोकायुक्त के गठन से पहले ही भ्रष्टाचार के मामलों पर कड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि लोकायुक्त द्वारा मामलों की सुनवाई और कार्रवाई में समय लग सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया है। निश्चित तौर पे लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर कुछ विलंब हुआ है, लेकिन लोकायुक्त की नियुक्ति के विलंब के साथ जो लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई करनी थी या जो उस पर कार्रवाई करनी थी, राज्य सरकार और युवा मुख्यमंत्री धामी जी ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए लोकायुक्त की नियुक्ति से पहले ही उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने में, भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे भेजने में अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वाह करा है। 250 से ज्यादा भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे भेजे गए हैं।
उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटनाएं पर्यावरणीय रूप से तो देखी जाती हैं, लेकिन इसका बड़ा असर जंगलों में रहने वाले वाइल्ड लाइफ पर भी पड़ता है। बड़ी बात यह है कि इतने सालों में अब तक इस पर कोई खास ध्यान नहीं हुआ है, लेकिन विभाग ये मानता है कि जंगलों की आग वन्यजीवों के लिए फायर सीजन में बड़ी समस्या बनती है। फॉरेस्ट फायर सीजन शुरू होते ही वन विभाग प्रभावित वनों का आंकड़ा जारी करता है और आग की घटनाओं का भी ब्यौरा देता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने सालों में कभी जंगलों की आग के कारण वन्यजीवों को होने वाले नुकसान का कोई आकलन सार्वजनिक नहीं किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड राज्य हमेशा से अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध रहा है, लेकिन चारों ओर से घिरे पहाड़ वनों के बीच बसे राज्य उत्तराखंड में बसने वाले लोगों को समय समय पर अनेकों दैविक व भौगोलिक परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है। वहीं बात करें वर्तमान समय की, तो इन दिनों प्रदेश में सबसे बड़ी परेशानी लगातार वनाग्नि और वन्यजीवों के हमलों की बनी हुई नजर आ रही है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने पौड़ी जनपद में बढ़ती जंगल की आग की घटनाओं पर गहरी चिंता जताई है। लगातार बढ़ रही गर्मी के चलते जिले के विभिन्न इलाकों में वनाग्नि की घटनाएं सामने आ रही है। हालांकि वन विभाग की ओर से सूचना मिलते ही आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दिशा समिति की बैठक संपन्न होने के बाद जब सांसद अनिल बलूनी पौड़ी से कोटद्वार लौट रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें जंगलों में भीषण आग लगी दिखाई दी। इसी पर उन्होंने तुरंत ही वन विभाग के अधिकारियों से फोन पर संपर्क कर आग पर शीघ्र नियंत्रण पाने के निर्देश दिए। तो वहीं अपनी ही सरकार में वन संपदा के हो रहे भारी नुकसान के चलते अधिकारियों को दिशा निर्देश देते नजर आए। सांसद साहब के वायरल वीडियो पर विपक्षी दलों ने भाजपा सरकार पर हल्ला बोलते हुए इसे धामी सरकार की नाकामी बताया है। साथ ही वनाग्नि और वन्यजीवों के बढ़ते हमलों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है, जिस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। आज उनका प्रतिनिधि मंडल यहाँ आया था, तो उनके मेमोरेंडम में मुख्यतया फॉरेस्ट फायर, फ्लड प्रोटेक्शन और स्मार्ट मीटर को लेके इश्यूज रेज किए गए थे। तो जो फॉरेस्ट फायर का इशू है वो हम समस्त जो प्रभागीय वनाधिकारी हैं उनको कार्य योजना के अनुरूप काम करने के लिए डायरेक्शन दे रहे हैं। देखिए, सरकार के दावों की पोल तो स्वयं सरकार के मंत्री खोल रहे हैं। ये वनाग्नि इस प्रदेश के लिए कोई नई नहीं है। हर वर्ष ये एक परंपरा से चली आ रही है कि जब भी गर्मियां शुरू होती हैं तो वहाँ के जंगल जो है धधक उठते हैं। और पिछले वर्ष भी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से वनाग्नि ने विकराल रूप धारण करा, लोग हताहत भी हुए। और जब जांच हुई तो पता चला कि जो पैसा वनों के सुरक्षा के उपकरणों को खरीदने के लिए लगाना चाहिए, उससे वन मंत्रियों द्वारा या वन अधिकारियों द्वारा अपने लिए लैपटॉप और मोबाइल खरीदे गए। चाहती हूँ, कहाँ की आग बुझाएंगे आप? जंगलों की आग बुझाएंगे या अपने दल में जो भीतर घात हो रही है आपके साथ वो आग बुझाएंगे? क्योंकि सुनने में तो ये भी आया कि आपकी मीटिंग का बहिष्कार कर दिया गया। जो दिशा की मीटिंग लेने के लिए आप गोपेश्वर पहुंचे थे, वहां 2 विधायकों समेत आपके जिला अध्यक्षों ने आपको घास नहीं डाली। तो एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचा जा रहा है आप ही के खिलाफ, क्योंकि अब आपकी पार्टी सिद्धहस्त हो गई है विपक्षी दलों के लिए चक्रव्यूह रचने में और कूटनीतिक षड्यंत्र करने में। तो अब विपक्षियों पर आजमाते आजमाते वो अपनों पर भी आजमाने लगी है। इसलिए आपको न सिर्फ जंगलों की आग से सचेत रहने की जरूरत है, बल्कि अपने दल के भीतर घातियों से भी सचेत रहने की जरूरत है। देखिए, लगातार हमारी सरकार इन सब चीज़ों पर एक्शन ले रही है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि पिरूल वगैरह की जितनी लकड़ियां होती हैं उसको सरकार खुद खरीद रही है। जिस प्रकार से जितना हो सकता है उसका प्रयास सरकार कर रही है कि वन्य में जिस प्रकार से आग लगे। अभी आप देख रहे हैं गर्मियाँ कितनी चरम सीमा पर हैं अपनी, लेकिन उन सब चीज़ों को देखते हुए लोगों को आह्वान भी कर रही है हमारी सरकार की कहीं पर भी कोई आग जैसी चीजें न जलाकर फेंकी जाए। प्रदेश में लगातार बढ़ते तापमान के चलते प्रदेश की संपदा धू कर जल रही है। भीषण वनाग्नि का दृश्य देखा जा रहा है। आग ने विकराल रूप धारण करते हुए जंगलों को अपनी चपेट में ले लिया है। कई स्थानों पर आग सड़क तक पहुंच गई है, जिससे जनजीवन और पर्यावरण दोनों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। धामी सरकार का कहना है कि उत्तराखंड की वन संपदा हमारी अमूल्य धरोहर है। वन केवल हमारी प्राकृतिक पहचान ही नहीं, बल्कि पहाड़ के जीवन, जल स्रोतों, जैव विविधता और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का आधार भी है। इस प्रकार की घटनाएं अत्यंत चिंताजनक है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने तत्काल वन विभाग के अधिकारियों से फोन कर आवश्यक कार्रवाई एवं त्वरित नियंत्रण के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्थानीय प्रशासन से भी समन्वय बनाकर राहत एवं सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने को कहा है। अब अनेक क्षेत्रों के अंतर्गत जिन स्थानों पर आग लगने की सूचना मिल रही है, वहां उनकी टीम तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा रही है। इसके लिए फायर वॉचर भी नियुक्त किए गए हैं। ऐसे में सवाल यही है कि हर साल सरकार विभाग वन्यजीव वनाग्नि को बचाने के दावे करता है, लेकिन ये दावे ऐसे वक्त पर हवाबाजी साबित हो रहे हैं, जिससे हर साल करोड़ों
जानवरों की वन संपदा सहित वन्य जीव इसकी भेंट चढ़ जाते हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का